हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के भाग 5 में हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय की ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी है। उन क्लासेस को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम टॉपिक है पादप एवं जंतु हार्मोन, कि ये क्या होते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पादप हार्मोन की। तो हार्मोन से मतलब वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। यानी हार्मोन वे रसायन या रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं और पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख जो पादप हार्मोन आपकी बुक्स में दिए गए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले दिया गया है वो है ऑक्सिन हार्मोन। ये पाया कहा जाता है तो ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। कहाँ पर? शाखाओं का जो आगे वाला हिस्सा होता है उस अग्रभाग पर ये बनता है। काम क्या करता है? तो ये काम करता है कोशिका की लंबाई में वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्रकाशानुवर्तन क्रिया में भी सहायक होता है। प्रकाशानुवर्तन क्रिया क्या होती है इसकी चर्चा हमने नेक्स्ट क्लास में की थी, जिसमें हमने पादपों में होने वाली अलग अलग प्रकार की गति या वृद्धि का अध्ययन किया था। जिसमें हमने पढ़ा था कि जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि प्रकाश की दिशा के अनुसार होती है, यानी पौधे का वो भाग जो प्रकाश की दिशा में होता है उसमें तीव्र रूप से वृद्धि होती है और बाकी हिस्से में थोड़ी कम गति से वृद्धि होती है। इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन क्रिया। यानी प्रकाश की स्थिति के अनुसार पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में वृद्धि, ये कहलाती है प्रकाशानुवर्तन क्रिया। तो ऑक्सिन हार्मोन ये दो प्रमुख कार्य करता है। अगला हार्मोन आपकी बुक में दिया हुआ है वो है जिब्बेरेलिन। कौन सा? जिब्बेरेलिन हार्मोन। ये काम क्या करता है? तो ये पेड़ पौधों में तने की वृद्धि में सहायक होता है। किसकी? तने की वृद्धि में सहायक होता है। अगला दिया हुआ है और वो है साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। ये काम क्या करता है? ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र करता है या उसे तीव्र बनाता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र बनाने का मतलब है उसे गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन। ये सबसे ज्यादा पाया कहा जाता है तो ये सबसे ज्यादा फल एवं बीज वाले हिस्सों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फल और बीजों में, क्योंकि कोशिका विभाजन की सबसे अधिक प्रक्रिया इन्हीं दो भागों में होती है, फलों और बीजों में। अतः इनमें साइटोकाइनिन पाया जाता है। अगला हार्मोन दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल। ये क्या काम करता है? ये भी विभिन्न भागों की वृद्धि में सहायक होता है, जैसे पत्तियों का मुरझाना और फैलना। इसी तरह इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे पत्तियों का सिकुड़ना होता है, जब हम सुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वो अचानक से सिकुड़ जाती है, तो वो क्या है? वो कार्य जो पत्तियों के सिकुड़ने या फैलने का कार्य, उनके तनाव होने का कार्य, ये इस एब्सिसिक अम्ल के कारण किया जाता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में हार्मोन। तो जंतुओं में हार्मोन का मतलब भी उन रसायनों से है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं। जंतु हार्मोन का मतलब भी उन रासायनिक पदार्थों से है जो जंतुओं में विभिन्न अंगों से या ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और जंतुओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, वृद्धि, विकास, इन सब का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं। आगे लिखा हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी जंतुओं में विशेष प्रकार की दो ग्रंथियां पाई जाती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जो उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को सीधे कहाँ प्रवाहित करती है? रक्त में स्रावित करती है। कहाँ पर? रक्त में स्रावित करती है। और उन उत्पाद या पदार्थों को कहा जाता है हार्मोन। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो अपने उत्पाद विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है? पहुंचाती है। और उनसे निकलने वाले उत्पादों या रसायनों को एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक मिश्रित ग्रंथि भी होती है जो कुछ उससे स्रावित कुछ हार्मोन
यानी उसके द्वारा कुछ हार्मोनों का स्राव किया जाता है और कुछ एंजाइमों का। इसी कारण उसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है और उसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि उस ग्रंथि के द्वारा कुछ हार्मोनों का भी स्राव होता है और कुछ एंजाइमों का भी स्राव होता है। तो आपके बुक्स के जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सिंपल दिया हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें हमने नर और मादा में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा की है। तो देखें दोनों में सभी ग्रंथियां समान है, केवल एक ग्रंथि को छोड़ के। नर में वर्षण ग्रंथि पाई जाती है और मादा के जननांगों में अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। इन सब को छोड़ के बाकी सब ग्रंथियां समान होती है, जैसे पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, प्रावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवक्रक ग्रंथि। ये कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं जो नर और मादा दोनों में पाई जाती है। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं कि इनकी स्थिति क्या है और इनके कार्य क्या है। तो हमने एक सारणी बनाई है जिसमें हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, उस ग्रंथि का नाम, उसका स्थान और उसके कार्य। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम थायरॉक्सिन हार्मोन की। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्राव है वो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से होता है। इसकी स्थिति कहाँ है, ये गर्दन में पाई जाती है। कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय से संबंधित जितनी भी क्रिया है वो सारी क्रियाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की होती है। दूसरा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। क्यों, क्योंकि ये विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों का क्या करती है, नियंत्रण करती है, उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, क्योंकि वो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने का काम करती है। अब पीयूष ग्रंथि पाई कहा जाती है, मस्तिष्क में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका कार्य क्या है, तो वृद्धि और विकास से संबंधित जितने भी कार्य है या उनको नियंत्रण से संबंधित जितने भी कार्य है वो सारे कार्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगला हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन। ग्रंथि कौन सी है, अधिवक्रक ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, स्थिति कहाँ है, किडनी के ठीक ऊपर। कहाँ पर, वक्रक या किडनी के ठीक ऊपर। काम क्या है, ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन, इन सब का आपातकाल में नियंत्रण करने का काम, इनको आपातकाल में कंट्रोल करने का काम किसका होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का। जैसे आप अचानक डर गए या आप अचानक तेजी से दौड़ कर आ रहे हो, ठीक है, उस समय आपकी धड़कनें बढ़ जाती है। ठीक है, अचानक आप घबरा गए तो आपकी सांसें समझ से फूल जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी क्रियाओं में आपातकाल की स्थिति में जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन, सांसें, इन सब को कंट्रोल करने का काम एड्रिनलिन हार्मोन का होता है। ठीक है, अगला हार्मोन है इंसुलिन। ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि का स्थान कहाँ है, उदर के नीचे यानी पेट के नीचे वाले हिस्से में। काम क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। किसका, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अगला है लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है, वर्षण ग्रंथि से। एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है, अंडाशय ग्रंथि से। इन दोनों का स्थान कहाँ है, तो पेट का निचला हिस्सा, यानी कि नर में भी जो वर्षण ग्रंथि है वो पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है और मादा में अंडाशय ग्रंथि भी पेट के निचले वाले हिस्से में पाई जाती है। ये काम क्या करते हैं, तो ये यौवना आरंभ से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सब को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जैसे नर के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जननांगों पर बालों का उगना, इन सारी क्रियाओं को कंट्रोल करना। ठीक इसी तरह मादा में आवाज का पतली होना, जननांगों पर बालों का उगना, स्तनों का विकास, आवाज का पतली होना, इन सभी क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। तो इस प्रकार हमने पादप और जंतु हार्मोन की अच्छे से चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, यानी कि आयोडीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसकी कमी से क्या नुकसान है या क्या फायदा है, उसके कार्य क्या है, उन सब का अध्ययन
करेंगे कि आयोडीन हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। हमने अभी क्या पढ़ा कि जो अवटु ग्रंथि है या जो थायराइड ग्रंथि है उससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और उस थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव हेतु हमारे शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन काम क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय का क्या करता है, नियंत्रण करता है, जिससे क्या होता है, जिससे शरीर की जो वृद्धि है वो संतुलित तरीके से होती है। ठीक है, अतः हम चाहे कि हमारी अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि सही ढंग से कार्य करे, हमारे शरीर की वृद्धि संतुलित तरीके से हो, तो जरूरी है कि हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, अब कमी से होगा क्या, तो कमी से क्या हो जाती है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या हो जाती है, वो फूल जाती है। यानी कि हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तो गले क्या हो जाता है, गले में उपस्थित थायराइड जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, जिसे गोइटर बीमारी या गलगंड रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, गोइटर बीमारी या गलगंड रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज यही है कि हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव उचित तरीके से होता रहे और हमारे शरीर में जो वृद्धि से संबंधित जो संतुलन है वो हमेशा बना रहे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि आयोडीन की मात्रा पर्याप्त रूप से हमारे भोजन में होना बहुत ही जरूरी है। अगला है मधुमेह या डायबिटीज। तो मधुमेह या डायबिटीज एक प्रकार की बीमारी है जो किससे होती है, जब हमारे शरीर में या हमारे शरीर में मौजूद जो रक्त है उसमें शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, किसकी, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे ही कहा जाता है मधुमेह या डायबिटीज बीमारी। ठीक है, और शर्करा का मतलब क्या होता है, मीठी चीजें, यानी शरीर में शर्करा का मतलब होता है मिठास, वो मिठास बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है मधुमेह या डायबिटीज बीमारी। कारण क्या है, कारण यह है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो अगर उस इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, ये मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे शरीर के रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जब वो एक उचित तरीके से शर्करा या शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और मधुमेह या डायबिटीज का रोग हो जाएगा। अब इसका उपचार क्या है, तो इसके लिए इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि हमारे शरीर में हो रही इस इंसुलिन हार्मोन की कमी को पूरा किया जा सके और मधुमेह रोग को आसानी से समाप्त किया जा सके। ठीक है, अब पुनर्भरण क्रिया विधि, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कभी कभार क्या होता है, कुछ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं जबकि कुछ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होते हैं, तो दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर अधिक मात्रा में हार्मोन का स्राव होगा वो भी नुकसानदायक है और अगर कम मात्रा में स्राव होगा तो भी नुकसानदायक है। तो पुनर्भरण क्रिया विधि ये निश्चित करती है कि जो हार्मोन है उनकी मात्रा हमारे शरीर में सही मात्रा में हो और सही समय पर क्या हो, स्रावित हो, ताकि हमारा शरीर सही ढंग से कार्य कर सके। अब ये क्या होती है देखें, उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, कि जब हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन की क्या होती है, कमी होती है, के कारण ऐसा होता है। अब उस इंसुलिन हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए पुनर्भरण क्रिया विधि का उपयोग किया जा सकता है। ये क्या होती है देखें, जैसे हमारे शरीर में रक्त में क्या होगी, शर्करा की मात्रा की वृद्धि होगी, तो कौन सी बीमारी होगी, मधुमेह या डायबिटीज होगी। अब इसे क्या किया जाएगा, इसे अग्नाशय के द्वारा संशोधित किया जाएगा। अग्नाशय के द्वारा संशोधित करने का मतलब है अग्नाशय के द्वारा इतने हार्मोन की उत्पत्ति की जाएगी कि उसका लेवल बनाया जा सके। तो वहां से क्या होगा, इंसुलिन का स्राव किया जाएगा। ठीक है, ताकि रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या हो सके, घटाया जा सके। ठीक है, तो जब शरीर में शर्करा की मात्रा एक उचित स्तर पर आ जाएगी तो फिर से इसको अग्नाशय को संशोधित किया जाएगा और इंसुलिन के स्राव को रोका जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अग्नाशय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा
कि ताकि अब उससे अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्राव न हो। इस प्रकार उस अंग को, जिस अंग के द्वारा स्रावित हार्मोन की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसको हम संसूचित करके यानी किसी कृत्रिम तरीके के उपयोग से उसको इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं कि जिस हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो रही है उसकी समय समय पर भरपाई हम कर सकते हैं, और जब मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो उसे उस प्रक्रिया को रोक भी सकते हैं। यही है पुनर्भरण क्रियाविधि। तो इस प्रकार आपका जो अध्याय था अब वो आज यहीं पे समाप्त होता है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर के प्रश्न और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।